ठीक है, तब देखिए ये जो था आपका लिमिट x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब है ना, इसकी वैल्यू 1/6 आ गई, दो तरह से तो आई गई। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेज 0, ये x माइनस साइन एक्स और अपॉन एक्स क्यूब, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी हो तो एक और काम कर सकते हैं। जैसे x के जगह पर क्या करते हैं, 3y लिख लीजिए, है ना, x इक्वल टू 3y लिख लीजिए। तो एज x अप्रोचेज 0, y विल अप्रोच 0, क्योंकि y विल बी x अपॉन 3, और x जब 0 के करीब में है तो x अपॉन 3 भी क्या होगा, 0 के करीब में। x के जगह पर 3y रख दीजिए, इसको लिखा सकता है। अब लिमिट को चेंज करिए, लिमिट y अप्रोचेज 0, 3y माइनस ऑफ साइन 3y और डिवाइडेड बाई 3y का क्यूब आ गया। अब इस लिमिट को लिख सकते हैं आप, लिमिट y अप्रोचेज 0, 3y माइनस साइन 3y को लिखते हैं 3 साइन y माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब y, साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 27y क्यूब, 27y क्यूब। क्या गया? ठीक है, अब इसको सेपरेट कर लिए दो पार्ट में। तो एक पार्ट तो हो जाएगा लिमिट y अप्रोचेज 0, 3 टाइम्स ऑफ y माइनस साइन y और अपॉन 27y क्यूब, ये तो कॉमन है, और प्लस ऑफ 4/27 और इंटू साइन क्यूब y और अपॉन y, ये भी आ गया। ठीक है, अब जरा देखिए, इसको देखें तो क्या आ जाएगा, L इज लिमिट y अप्रोचेज 0, 1/9, इसको बाहर करिए, और y माइनस साइन y और अपॉन y क्यूब, ये हो गया, प्लस 4/27 और लिमिट y अप्रोचेज 0, साइन y और अपॉन y का क्यूब। ठीक है, तो 1/9 और इंटू L, लिमिट y अप्रोचेज 0, y माइनस साइन y और अपॉन y क्यूब, ये आ गया L। क्योंकि इसको देखिए, इसमें सिर्फ x के जगह पर क्या है, y है, और कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखिए 1/9 और इंटू L, यहां तक समझ गए कि मैंने क्या किया, x को 3y रख दिया। ठीक है, अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करके एक पार्ट वही आ गया जो L है, और सेकेंड पार्ट की लिमिटिंग वैल्यू ये 4/27 और इंटू 1, ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा अप्रोचेज 0 इक्वल, ये आ गया।
तो ये ऐसे भी लाया जा सकता है। तो 8/9 L इक्वल टू कितना आ गया 4/27। अब इस L को सॉल्व करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। तो लिमिटिंग वैल्यू 1/6। ये भी एक तरीका है x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, x अप्रोचेज 0, इसकी लिमिटिंग वैल्यू लाने का। ठीक है, ये भी आ गया है ना। एक और लिमिट दिया हुआ था कि लिमिट, ये तो किए होंगे लग रहा है, लेकिन आया नहीं रिस्पांस। m अप्रोचेज इंफिनिटी, n अप्रोचेज इंफिनिटी, और है 1 प्लस cos 2m n फैक्टोरियल पाई x। ये तो फेमस है, तो सब जगह ऑलमोस्ट दिया होता है। और कह रहा है x इज अ रियल नंबर इन 0 to 1, x 0 से लेकर के 1 तक में वो एक रियल नंबर, ऐसे ही दे दिया है, इसका कोई मायने मतलब ज्यादा नहीं है। ठीक, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कह रहा है बताने के लिए, है ना। m अप्रोचेज इंफिनिटी, n अप्रोचेज। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू दो केस में निकालते हैं। केस 1, इफ x इज रैशनल, है ना, x रैशनल है तब क्या होगा, क्योंकि जैसे ही n फैक्टोरियल है तो n मस्ट बी नेचुरल नंबर, है ना, इफ n अप्रोचेज इंफिनिटी। वरना फैक्टोरियल जिस लीस्ट नंबर पर ऑपरेट होता है वो 0 है ना। 0 फैक्टोरियल इज 1, और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो अदरवाइज इफ n अप्रोचेज इंफिनिटी तो n हैज टू बी नेचुरल नंबर। m के बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन n के बारे में कह सकते हैं कि n इज रैशनल नंबर, है ना। n इज नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर। तो इसीलिए x पर एक कंडीशन लेना होगा कि x रैशनल है कि इरैशनल है। इफ x इज रैशनल देन x विल बी अ नंबर लाइक दिस p अपॉन q, इस तरह का नंबर होगा। तो n फैक्टोरियल और इनटू x, इसको देखें, ये 1 2 3 से लेकर के कहां तक का प्रोडक्ट होगा, n तक का कॉन्टिन्यूट प्रोडक्ट n फैक्टोरियल। इसी बीच में कहीं ना कहीं q आता होगा, है ना, कहीं q प्लस 1 आएगा, इसके पीछे q माइनस 1 आता होगा, जो q एंड p बोथ आर इंटीजर्स, है ना, और इनटू p अपॉन q, ये हमने कर दिया। ठीक है, तो जब q और q को कैंसिल करेंगे तो बाकी सारा जितना भी फैक्टर है दे आर ऑल इंटीजर्स, इन सबको मल्टीप्लाई करें, ये इंटीजर ही आएगा, इंटीजर आएगा। 10 फैक्टोरियल इंटू एक्स इज इंटीजर। ठीक, तो से इसको मैं आई कह देता हूं। तो कॉस आई पाई, आई इज इंटीजर, इसकी वैल्यू दो ही तरह की होगी, प्लस या माइनस ऑफ 1, है ना। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर कॉस की वैल्यू या तो 1 होगी या -1, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई। अब इन दोनों में से किसी का भी स्क्वायर करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। तो दिस इंप्लाइज cos स्क्वायर ऑफ आई पाई हैज टू बी 1। अब 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें 1 ही रह जाएगा, तो देयरफॉर लिमिट इज 1 प्लस 1, तो 2, ये 2 आ गया, क्योंकि इसकी वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू आ गई 1, और पहले 1 तो था ही, तो 1 प्लस 1 इज 2। ठीक, नेक्स्ट देखिए, केस 2, इफ x इज इररेशनल, ठीक है, x इज इररेशनल तब क्या होगा, ठीक है, x इज इररेशनल तब ये ऐसी स्थिति नहीं आएगी, x p अपॉन q के फॉर्म का नहीं है, x इज नॉट ऑफ दिस फॉर्म p बाई q। तो देयरफॉर n फैक्टोरियल और इनटू x इज नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, मतलब cos का जो एंगल है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं है, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं है तो इसकी वैल्यू 1 और -1 नहीं है ना। 1 और -1 के लिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जरूर होना चाहिए। cos ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई इज 1 एंड cos ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई इज -1, ये होता है।
तो इसका मतलब देयरफॉर cos ऑफ n फैक्टोरियल पाई x इज इन बिटवीन -1 एंड 1। इसके बीच का कोई ना कोई नंबर है, मतलब फ्रैक्शनल नंबर है, जिसका पावर इंफिनिटी रेज कर दें तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। तो दिस इंप्लाइज cos n फैक्टोरियल पाई x, ठीक है, whole raised to the power 2m. m was approaching infinity, will approach 0 as m approaches infinity. ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो therefore now limit will be, limit in second case is 1 plus 0, तो 1, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1। ठीक है, तो यहां पर ये दो तरह की लिमिटिंग वैल्यू आएगी, 0 और सॉरी 1 और 2, है ना। और cos वाले पार्ट की लिमिटिंग वैल्यू 0 और 1। सर हाँ, सर इसमें ये कैसे आइडिया लगा कि इसमें दो केस बनेंगे, रेशनल और इरेशनल? इसलिए कि जब तक इस एंगल का नेचर नहीं पता चलेगा, क्योंकि n फैक्टोरियल तो कोई ना कोई नेचुरल नंबर है ना। फैक्टोरियल हमेशा होल नंबर पर ही ऑपरेट होता है, लेकिन n जब इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है तो 0 तो नहीं होगा n, और 0 नहीं है तो बाकी जिस नंबर पर फैक्टोरियल ऑपरेट होता है वो नेचुरल नंबर है ना। तो n फैक्टोरियल 1 से लेकर के n तक का कंटिन्यूट प्रोडक्ट ए इंटीजर। अब इसके साथ x को मल्टीप्लाई करते हैं, x अननोन नंबर है, x 0 से लेकर के 1 तक कह रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में अब x बाय द वे इंटीजर हो गया, तब तो एंगल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा, ठीक। तो उस केस में cos की वैल्यू 1 या -1 होगी। तो जब 1 और -1 है, उसका पावर कुछ रेंज करेंगे आप, है ना। 1 को जिंदगी भर भी मल्टीप्लाई करते रहे 1 ही होगा, -1 को आप ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ये 1 और -1 की कहानी, क्योंकि पावर इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है तो बेस को देखना होगा कि किस तरह का है, फ्रैक्शनल है कि क्या है, मोर देन 1 है कि 1 है पक्का। इसके लिए हमें एक्स रैशनल और इरेशनल लेना पड़ा। अब समझ गए, क्योंकि एंगल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं हो, चाहे दुनिया में कोई भी और एंगल हो जाए कॉस का, तो उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रहे। -1 और 1 वैल्यू के लिए कॉस का एंगल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 20 पाई, 20, 21 पाई, लाइक दिस, ये इस तरह का होना चाहिए, तब जाकर के इसकी वैल्यू 1 या -1। बाकी किसी भी तरह के एंगल के लिए इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में, मतलब फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल पॉजिटिव या फ्रैक्शनल नेगेटिव। अब समझ गए? जी सर। इसीलिए x का रैशनल इरेशनल नंबर लेना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, एक तो ये मुझे लगा कि जो बताने लायक है ना। बाकी एक और है जो इसको शायद ट्राई किए होंगे, लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन mn रेज टू द पावर n, mn रेज टू द पावर n होल रेज टू द पावर 1/n, है ना। m इज नेचुरल नंबर, m इज नेचुरल, ठीक है, और n इंफिनिटी अप्रोच करता ही है। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालो, ठीक है। लिमिटिंग कंडीशन देखिए किस पर है, m पर है, n पर है। m पर कोई लिमिटिंग कंडीशन नहीं है, तो आप इस m को ब्रैकेट के अंदर से बाहर ला सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी 1 अपॉन m, m रेज टू द पावर n और होल पावर 1/n। तो फाइनली m हो गया, पावर n और 1/n कैंसिल होकर के अब अंदर में रह गया n फैक्टोरियल अपॉन n रेज टू द पावर n होल रेज टू द पावर 1/n, ये आ गया। तब इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल लें और उसको 1 अपॉन m से मल्टीप्लाई कर दे तो बात बन जाएगी। तब क्या करते हैं, y एज्यूम कर लेते हैं इसको, लेट y बी n फैक्टोरियल और अपॉन n रेज टू द पावर n होल रेज टू द पावर 1/n।
ठीक है, इसका मतलब log y इज 1/n, दोनों साइड log ऑपरेट करते हैं क्योंकि पावर में वेरिएबल नंबर है, n पर लिमिटिंग कंडीशन है, तो इसीलिए लिमिट का वेरिएबल वो होता है जो वेरी करता है ना। तो 1/n और n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 1 2 3 से लेकर के n तक का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय n n n कितनी बार, जितना ऊपर में फैक्टर है उतनी बार n बार आ गया। तो अब इसको लिख सकते हैं आप log y इक्वल टू 1/n और log ऑफ 1/n प्लस log ऑफ 2/n प्लस log ऑफ 3/n, है ना, और अंत में log ऑफ n/n, ये आ गया, जिसको आप लिख सकते हैं 1/n और सिग्मा log r/n, r वेरीज फ्रॉम 1 to n। हो गया, ठीक है। तो अब देखिए सिग्मा को इंटीग्रल से रिप्लेस करिए। अब यही आपका डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम, इसके प्रॉपर्टी का यूज होगा कि r/n को x से रिप्लेस करते हैं आप, सिग्मा को इंटीग्रल से रिप्लेस करते हैं, 1/n को dx से रिप्लेस करते हैं, जो इसका मीनिंग है उससे, है ना। 1/n भी अप्रोचिंग 0 है, dx भी अप्रोचिंग 0 होता है। r/n ये वेरी करता है, r सिग्मा का वेरिएबल है और n पर लिमिटिंग कंडीशन है। अब दोनों साइड लिमिट भी लेना है ना, तो लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी दिस इज लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी दिस। तो अब अंडर दिस लिमिटिंग कंडीशन व्हेन n अप्रोचेज इंफिनिटी 1/n विल अप्रोच 0 और dx भी ऐसा ही होता है, अप्रोचिंग 0 चेंज इन x। सिग्मा का मतलब ऐड करना, इंटीग्रेट का मतलब ऐड करना, तो सब जो सिमिलर मीनिंग वाला सिंबल सब है उससे रिप्लेस हो जाता है। तो log x और dx, अब लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा के करिस्पॉन्डिंग लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल, और इंटीग्रल में जो लिमिट्स है वो x की वैल्यू है। जब r की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/n, n अप्रोचेज इंफिनिटी विल 0, ठीक है। और r की वैल्यू अपर लिमिटिंग वैल्यू n रख ले तो n/n इक्वल तो 0 to 1, क्या क्या। अब बाई पार्ट्स लगा दीजिए, है ना। तो 1 का इंटीग्रेशन x log x 0 to 1 माइनस 0 to 1, 1 का इंटीग्रेशन x और log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 1 पर तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, log 1 इज 0, माइनस सेकेंड पार्ट जो हो जाएगा आपका लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस x log x, है ना, और माइनस ऑफ x और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 1 ही हो जाएगा। अब जरा देखिए, अब यहाँ पर एक लिमिट है, ये भी बराबर पूछता रहता है, x अप्रोचेज 0 प्लस x रेज टू द पावर n log x, ठीक है, दिस इज 0 if n is any positive number, not necessary one, है ना, n कोई भी पॉजिटिव नंबर हो तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, तो देखिए जरा मैं लिख देता हूँ, x अप्रोचेज 0 प्लस, इसलिए कि लॉग का आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो 0 पर राइट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं। log x और अपॉन x रेज टू द पावर माइनस n, ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, क्योंकि 0 के करीब में log की वैल्यू भी होती है माइनस इंफिनिटी, बेस इज मोर देन 1, और 1 अपॉन x रेज पर n विल आल्सो अप्रोच इंफिनिटी एज x अप्रोचेज 0। ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू आप निकाल सकते हैं। लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हैं। तो लिखते हैं 1/x और ये हो गया माइनस n x रेज टू द पावर माइनस n माइनस 1, ये आ गया लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस माइनस x रेज टू द पावर n और अपॉन n, दिस इज 0, ठीक है। तो n कोई भी पॉजिटिव नंबर हो तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 आ जाए। यहाँ तो 1 है, तो ये आप फटाफट करके भाग सकते हैं। ये इसलिए बता दिया कि मान लीजिए इस तरह का 4-5 टर्म यूज कर दिया और सबकी लिमिटिंग वैल्यू 0 है, मैं देख रहा हूँ कि 0 आ रही वैल्यू, और फिर भी खामखा उसको 1 + 0 2 + 0 3 + 0 हटाइए, उसको साइड करिए, x के पावर में एक जगह 1/2 दे दिया, एक जगह 1/3 दे दिया, एक जगह 3/5, तो एक प्रोग्रेशन ले लेगा, है ना। और पावर में पॉजिटिव नंबर ही होगा, तो कुछ भी रहे पावर में
तो x रेज पावर n log x की लिमिटिंग वैल्यू 0 होगी इफ x अप्रोचेज 0 प्लस x अप्रोचेज 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। ये हो गया 0, तो फाइनली आ गई वैल्यू -1। तो इसका मतलब लिमिट n approaches infinity log y is -1. So this implies limit n approaches infinity y is e raised power -1. ठीक है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई ये। तो कई बार जो इनफाइनाइट लिमिट होगी उसमें कायदे कानून से नहीं आता हो, तो इसका मतलब हो जरूर डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम का यूज किया होगा, है ना। और इनफाइनाइट लिमिट में दो ही काम करते हैं, एक जो पॉलिनोमियल में हमने किया कि प्रोडक्ट में इनफाइनाइट नंबर है तो ब्रिंग इट इन डिनोमिनेटर बाय टेकिंग इट कॉमन, है ना। और दूसरा पावर में इनफाइनाइट नंबर है तो बेस को फ्रैक्शनल करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये आपने देखा होगा कि लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, ये 1 रेज पावर x, 2 रेज टू द पावर x, 3 रेज टू द पावर x और 100 रेज पावर x रेज टू द पावर 1/x। इसका फॉर्म क्या है, इन्फिनिटी रेज पावर 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए सबसे बड़े टर्म को बाहर करते हैं। 100 रेज पावर x कॉमन ले लीजिए, ये पावर लेकर के आएगा तो 100 रेज पावर x और इंटू 1/x, तो 100 हो गया, ये 100 बाहर आ गया। लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी 1/100 रेज पावर x, 2/100 रेज पावर x, 3/100 रेज पावर x एंड सो ऑन 99/100 रेज पावर x। यहां तक ये फ्रैक्शनल बेस है, क्योंकि पावर इन्फिनिटी था तो इसीलिए बेस को फ्रैक्शनल करना जरूरी था। अब देखिए इस बेस की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, क्योंकि 1/100 रेज पावर x x अप्रोचेज इन्फिनिटी इज 0, 2/100 रेज पावर x x अप्रोचेज इन्फिनिटी इज आल्सो 0 टिल 99/100 रेज पावर x x अप्रोचेज इन्फिनिटी इज 0। ठीक, ये आ गया अप्रोचिंग 1 रेज पावर 0, दिस इज 1। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई, लिमिटिंग वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये बस दो तरीका है जो कि लिमिट में होगा। लिमिट में बाय द वे लिमिट का क्वेश्चन है तो आप इसका यूज करेंगे कि पावर में इनफाइनाइट नंबर है तो बेस को इसी तरह से फ्रैक्शनल लाने की कोशिश करेंगे, और जब प्रोडक्ट में इनफाइनाइट नंबर है तो कॉमन लेकर के पॉलिनोमियल की तरह उसे डिनोमिनेटर में लाते हैं। रीजन कि फाइनाइट नंबर अपॉन इनफाइनाइट नंबर विल ऑलवेज अप्रोच 0। ठीक है, जैसे देखिए कई जगह पर जो आपको लगेगा कि जैसे लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, ये कह देता है 1 रेज पावर 5, 2 रेज पावर 5, 3 रेज पावर 5, है ना, और n रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय n रेज टू द पावर 6, ये दे दिया। तो जैसे n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के क्यूब तक का सम है तब तो ठीक है, तब तो फॉर्मूले के यूज करके भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही पावर 4 या उससे ज्यादा दे दिया या पावर कुछ फ्रैक्शनल दे दिया, इसका तो कुछ और खोज रहा है वो, है ना, कुछ और चाह रहा है आपसे, तो अब ये सम निकालना नहीं है ना, ये नहीं कि पावर 5 का सम 1/6 क्या करेंगे, 1/n को बाहर कर लीजिए, है ना, 1/n को बाहर कर लेंगे और 1/5 1 रेज पावर 5 अपॉन n रेज पावर 5, तो 1/n रेज पावर 5, 2/n रेज पावर 5, 3/n रेज टू द पावर 5 आ जाएगा, और ऐसे ही होते होते n/n रेज टू द पावर 5, ये ऐसे लिख लेते हैं। इसको आप सिग्मा में कन्वर्ट करिए, 1/n सिग्मा r/n रेज टू द पावर 5, r वेरीज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, इसको x से रिप्लेस कर लेंगे, r/n को क्यों करते हैं x से रिप्लेस, r/n के जगह पर x लिख करके आप इस लिमिट को निकालेंगे तो भी इंटीग्रल की वैल्यू वही आएगी। क्यों, तो समेशन और इंटीग्रेशन में कितना फर्क होता है, बस इतना सा कि समेशन का मतलब भी ऐड करना और इंटीग्रेशन का भी ऐड करना, लेकिन कॉन्टिन्यूअस समेशन इज इंटीग्रेशन। कॉन्टिन्यूअस डेटा को जब ऐड करना हो तो उस समय में आप इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तब इन सारे टर्म्स को देखिए, जस्ट सिग्मा के ऊपर जो लिखा हुआ है सबको आप लेफ्ट साइड से देखेंगे तो 0 0 कहते जाएंगे,
1 by n raised power 5, n approaches infinity is 0. 2 by n raised power 5, n approaches infinity is 0. 3 by n raised power 5, n approaches infinity is 0. सब 0, लेकिन लास्ट में n by n क्या हो जाएगा 1, 1 raised power 5 is 1. तो जब सब 0 था तो अंत में जाकर के 1 कैसे हो गया? कुछ ना कुछ तो चेंज था, और चेंज तो है ही, दिख रहा है कि पहले का 2 raised power 5 टाइम्स मतलब 32 टाइम्स आपका सेकेंड टर्म, लेकिन पहले को भी आप 0 कर रहे हैं लगभग 0 और दूसरे को भी लगभग 0 है ना। तीसरे को देखेंगे तो पहले का कितना 243 टाइम्स, 81 into 3, 243 टाइम्स है थर्ड टर्म पहले का, तब भी पहला भी अप्रोचिंग 0 और तीसरा भी अप्रोचिंग 0। तो इसका मतलब चेंज था, लेकिन दैट चेंज वाज नॉट विजिबल, दैट चेंज वाज सच माइनर चेंज सो दैट वी कैन नॉट मेजर इट, है ना, हम माप नहीं सकते थे। तो इसीलिए ऐसे डेटा को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस डेटा, और ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस डेटा को ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन की पैदाइश हुई है ना। इंटीग्रेशन का जन्म जो हुआ है वो ऐसे ही डेटा को ऐड करने के लिए। ठीक, समझ गए? अब देखिए, अब इसको सॉल्व करें तो सिग्मा को आप इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं, फिर वही सब कुछ। r by n को x से, 1 by n अपना dx है, लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा के करिस्पॉन्डिंग लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल r by n की वैल्यू r इक्वल टू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन n, एंड दिस विल अप्रोच 0 एज अप्रोचेज इंफिनिटी। r इक्वल टू n पर x की वैल्यू हो जाएगी n by n, और n by n इज 1, तो 0 to 1 ये आ गया x रेज पर 6 अपॉन 6, 0 to 1, ये 1/6। ठीक है, समझ गए? जैसे इसकी ऑथेंटिसिटी को आप चेक कर सकते हैं, क्यूब तक का सम तो आता ही है, आप इसी क्वेश्चन को 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब से लेकर के n क्यूब तक का सम अपॉन n रेज पर 4 लिख करके एक बार सम निकाल के सॉल्व करिए, और एक बार इस डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम इसका यूज करके और तब सॉल्व करिए। देखिए दोनों केस में वैल्यू सेम आती है कि नहीं आती है, 1/4 आती है कि नहीं। ठीक है, तो उससे वेरीफाई हो जाएगा। एक बार फॉर्मूले का यूज करिएगा और एक बार डेफिनेट इंटीग्रल के इस प्रॉपर्टी का यूज करिएगा, तो दोनों से रिजल्ट सेम आएगा, सेम आंसर। ठीक है, तो हो जाएगा सब। तो इसको जो है आप करिए, फिर एक नई बात कुछ बता देता हूं और फिर उसके आगे कुछ कुछ सवाल देते रहूंगा, जो करते रहेंगे तो रैपिड रिवीजन और प्रैक्टिस होते रहेगा। ठीक है, तो देखिए डिफरेंशियबिलिटी में लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी ये तीनों मिलता जुलता है। तो जैसे कहते हैं फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट से x इक्वल टू a। तो इसका मतलब क्या है कि a पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a विल हैव सेम वैल्यू। तो ये अपना x इक्वल टू a पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं, इनिशियल पॉइंट जहां पर इन्वेस्टिगेशन आप करने जा रहे हैं। अब चूंकि dy बाई dx डेरिवेटिव का मतलब dy बाई dx है ना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब dy बाई dx, dy बाई dx का मतलब होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x व्हेन these changes are very small, delta x approaches 0 and corresponding delta y should also approach 0, तभी जाकर के इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा, तो जाकर के इसकी कोई लिमिटिंग वैल्यू सेटलिंग वैल्यू आएगी। तो x इक्वल टू a के राउंड में हमें डिफरेंशिएशन देखना है, dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, तो आपको x में चेंज देकर करिस्पॉन्डिंग y में चेंज ऑब्जर्व करना होगा। ठीक, तो अब चेंज देने के लिए आप x के लेफ्ट साइड में जा सकते हैं, या चेंज देखने के लिए आप a के राइट साइड में जा सकते हैं, ये दो हो सकता है। ये y इक्वल टू fx है, तो जब चेंज देखने के लिए लेफ्ट साइड में जाते हैं तो उस डेरिवेटिव को कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसे लिखते हैं आप लिमिट h अप्रोचेज 0 फाइनल वैल्यू ऑफ y, तो a माइनस h पर y की वैल्यू जो हो जाएगी f a माइनस h, है ना, f a माइनस h फाइनल वैल्यू ऑफ y माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ y
और अपॉन फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स। ओरिजिनल एक्सप्रेशन ये है। अब इसी को आप सिंप्लीफाई करके साफ सुथरा फॉर्म में, यूज होने लायक फॉर्म में आप ऐसे लिखते हैं, जिसको कि हम यूज करते हैं वो यूज होने लायक फॉर्म, वो चेंज नहीं था, चेंज का अपोजिट साइन था, है ना। चेंज हमेशा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू से लिखा आता है। अब देखिए दूसरा काम कर सकते हैं आप कि चेंज देखने के लिए राइट हैंड साइड जाए, तो उस डेरिवेटिव को कहेंगे, उस dy बाई dx की वैल्यू को कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। तो h अप्रोचेस 0, फाइनल वैल्यू ऑफ y, इनिशियल पॉइंट से आप राइट साइड मूव करके फाइनल पॉइंट तक आए, फाइनल पॉइंट आपका a प्लस एच है, तो a प्लस एच पर y की वैल्यू हो जाएगी एफ ए प्लस एच और माइनस ऑफ एफ ए और अपॉन h। अब ये दोनों इक्वल हो जाए तो इसका मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, है ना। एल एस डी इक्वल टू आर एस डी, ठीक, इक्वल टू मैं कह देता हूं से एफ डैश ए, एफ डैश ए ऐसा आ जाए, देन एफ इज डिफरेंशिएबल, एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। अब इन सबको लिख दें तो देखिए क्या क्या सब आने वाला है कि लिमिट एच अप्रोचेस 0, एल एस डी आपका है एफ ए माइनस ऑफ एफ ए माइनस एच और अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और अपॉन एच, ये राइट हैंड डेरिवेटिव, एंड दिस शुड बी इक्वल टू एफ डैश ए इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, है ना। इट शुड बी इक्वल टू एफ डैश। अब जरा देखिए फर्स्ट और लास्ट, इन दोनों को इक्वेट करें, ये लिख सकते हैं कि लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ए माइनस ऑफ एफ ए माइनस एच इज लिमिट एच अप्रोचेस 0 एच टाइम्स ऑफ एफ डैश ए। ठीक है, जहां जहां आप एच को ले जाएंगे वहां वहां लिमिट जाएगी, है ना। एच बाई जो लिमिट का वेरिएबल है वो पावर में है, तो आपका वेरिएबल लिमिट पावर में पहुंच जाएगा। जब बेस में है, पावर कांस्टेंट है, तो बेस में लिमिट पहुंच जाएगी। तो लिमिट जिस चीज पर लगा होता है उसको सिर्फ अपने वेरिएबल से मतलब होता है। एच से, जैसे एच पर लिमिट है तो जहां जहां एच इसको दिख जाएगा वहां वहां पर ये लिमिट लग जाएगी, ठीक है। तो वेर एवर यू गो नेटवर्क फॉलोज, समझ गए। तो जहां जहां एच जाएगा वहां पर नेटवर्क, लिमिट का नेटवर्क फॉलो करते जाएगा उसको। तो एफ ए माइनस लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ए माइनस एच, दिस इज 0 हो गया। इसका मतलब लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ए माइनस एच इज एफ ए, ठीक है। समझ गए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ए आ गया। अब जरा सेकेंड पेयर को देखिए, अब इन दोनों को इक्वेट कर लें, इन दोनों, तो आप लिख सकते हैं लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इज लिमिट एच अप्रोचेस 0 एच टाइम्स ऑफ एफ डैश ए, ठीक है। तो इसका मतलब लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इज 0, क्योंकि एच अप्रोचेस 0 और एफ डैश ए मस्ट बी सम फाइनाइट नंबर, है ना, फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। तो लिमिटिंग वैल्यू 0 आ गई। अब देखिए इसको लिख सकते हैं आप लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए, हो गया। तो अब इन दोनों को क्लब कर लें 1 और 2 को, तो यहां से एक अच्छा सा कंडीशन आ जाएगा, एक अच्छा सा कंडीशन आ जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा कि लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ए माइनस एच इज लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए। और ये कंडीशन किसके लिए है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, और ये फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर है। दिस इंप्लाइज एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट सम पॉइंट एंड डेरिवेटिव इज फाइनाइट, है ना। देन
द फंक्शन हैज टू बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, देयर इज नो चॉइस, कोई चॉइस ही नहीं है कि फंक्शन किसी जगह पर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी पर डाउट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं, इट हैज टू बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल, समझ गए कि डिफरेंशिएबिलिटी से क्या निकल के आई, कंटिन्यूटी, है ना। डिफरेंशिएबिलिटी गारंटीज कंटिन्यूटी, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल, समझ गए। ऐसे ही बाय द वे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट मस्ट एग्जिस्ट, लिमिटिंग वैल्यू इसकी होगी ही होगी, ये पक्की बात है। लेकिन लिमिटिंग वैल्यू है तो जरूरी नहीं कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, ठीक है, लेकिन उस पॉइंट पर की वैल्यू उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब फंक्शन विल नॉट बी कंटिन्यूअस। ये दो तरह से हो सकता है, या तो है ना लिमिटिंग वैल्यू 5 है और उस पॉइंट पर वैल्यू कुछ और है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट है, तो इन्फिनिटी इज लिमिटिंग वैल्यू, तो किसी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इनफाइनाइट, राइट हैंड लिमिट इज इनफाइनाइट, लिमिट एग्जिस्ट, बट दैट इन्फिनिटी कैनॉट बी वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सम पॉइंट, किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं हो सकती है, तो इसीलिए वैसे केस में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, समझ गए। तो इवन इफ लिमिट एग्जिस्ट देन आल्सो वी कैन नॉट क्लेम फॉर कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, है ना, बट if function is continuous at some point then limit must exist, ठीक है। तो इस तरह से सोच सकते हैं कि डिफरेंशिएबल है, ऊपर का दोनों होगा ही होगा, एल सी डी, है ना, तो जब डी है डिफरेंशिएबल है, एल एंड सी मस्ट बी देयर, सी है एल मस्ट बी देयर, लेकिन सी है तो डी के बारे में चेक करना होगा डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ठीक है। लिमिट है तो हो सकता है आगे का दोनों कुछ भी नहीं हो, ठीक है। तो ऊपर से ग्रेजुअली नीचे नीचे आते हैं तो आपको ब्रॉडर रीजन आते जाता है, और नीचे वाला है तो ऊपर वाला सब है। ये इसकी कहानी है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो लिमिटिंग वैल्यू होगी ही होगी, ये पक्की बात है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इट हैज टू बी कंटिन्यूअस, ठीक है, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस है इट नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। जो कि सबसे बर्निंग एग्जांपल क्या है इसका, मॉड एक्स, शॉर्ट में बता देता हूं, मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों, तो यहां पर शार्प कॉर्नर पॉइंट होगा, ठीक है, x इक्वल टू 0 पर शार्प कॉर्नर पॉइंट है, तो इसीलिए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, लेकिन इसी में x से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, इसमें x से मल्टीप्लाई कर दें, x mod x विल बी नाउ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, तो जिस फैक्टर पर मॉड लगा है वही फैक्टर मॉडुलस के बाहर है विथ एनी पॉजिटिव पावर, ठीक है, विथ एनी पॉजिटिव पावर, तो आपका फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा जो मॉडुलस के अंदर के एक्सप्रेशन को 0 इक्वेट करके लाया जाए, ठीक है। मॉडुलस के अंदर के एक्सप्रेशन को 0 इक्वेट करके जो भी x की वैल्यू आएगी वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, कब, जब जिस फैक्टर पर मॉड लगा है वही फैक्टर विथ एनी पॉजिटिव पावर मॉड के बाहर, x mod x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, समझ गए।